चैप्टर 51 ए संडे। जब अनन्या ओब्रॉय मेज के पास आए, उसने देखा कि वहां तरह तरह का खाना रखा था, जिसकी खुशबू इतनी लुभावनी थी कि उसके पेट ने फिर जोर से आवाज दी। उसके गाल गर्म हो गए और उसने शिवांश मल्होत्रा से आंखें मिलाने से बचने की कोशिश की। वो अपने निचले होंठ को काटते हुए हंसी को दबाने की कोशिश करने लगा, जो उसके चेहरे पर अचानक उभर आई थी। अनन्या ने चोरी छिपे उसे एक नजर देखा और तुरंत ही चाहा कि उसने देखा ही न होता। शिवांश की आंखों में शरारत की चमक थी और जिस तरह से वो होंठ काट रहा था, वो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। लार मत टपकाओ, अनन्या ने खुद को फटकारा और तुरंत उसकी ओर से नजरें हटा ली। खड़े खड़े मत रहो, आओ और बैठो, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी जब वो अनन्या की ओर देख रहा था। वो सोच रहा था कि अनन्या कितनी अप्रत्याशित थी। एक पल वो उसे ठंडा दिखाती और नजरअंदाज करती, अगले ही पल उसके भावों ने उसका दिल चुरा लिया। जब उसने उस कुर्सी पर बैठी जिसे शिवांश ने उसके लिए खींचा था, तब उसके गालों की लालिमा अभी कम नहीं हुई थी। क्या वो एक अचंड है? उसने अपने आप से पूछा। खड़े खड़े मत रहो, आओ और बैठो, अनन्या ने उसके शब्द दोहराए। जब उसने महसूस किया कि वो उसे घूर रहा था, वो उसकी तीव्र दृष्टि के नीचे घबरा रही थी। फिर उसने अपना ध्यान खाने की ओर मोड़ा और गंभीरता से उम्मीद की कि उसने लार नहीं टपकाए। शायद वो इतनी भूखी थी, लेकिन हर व्यंजन अद्भुत लग रहा था। उसने सोचा कि जो भी महिला भविष्य में शिवांश मल्होत्रा से शादी करेगी, वो बहुत भाग्यशाली होगी। उसने देखा कि शिवांश अपने बहन की सबसे अच्छी दोस्त अनन्या के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है। उसकी होने वाली पत्नी हर सुबह आंखों के लिए मजा और एक प्यार करने वाले पति से जागेगी, जो शायद उसके लिए खूब खाना बनाएगा। अनन्या ने अपने सीने में चुभन महसूस की जब उसने सोचा कि कोई और महिला शिवांश की बाहों में हो सकती है। उसने अपनी भावनाओं को झपकाया, फिर वही अचानक चिढ़ और जलन की भावना उभर आई। वो इस भाव से परिचित थी और इसे ईर्ष्या से जोड़ती थी। लेकिन वो क्यों शिवांश की भविष्य की पत्नी से ईर्ष्या कर रही थी? ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर क्रश है, ज्यादा मत सोचो। वो बस अस्पताल में हुई घटना की वजह से अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसने खुद को समझाया। तो क्या तुम मेरे साथ जुड़ोगी? अनन्या ने उससे पूछा। शिवांश ने पलकों को झपकाया और फिर मुस्कान के साथ कहा, क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊं? उसने चिढ़ाते हुए कहा। वो अपनी उत्सुकता को छिपाने में माहिर था, जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा हो। लेकिन अनन्या ने उसके सपनों को तोड़ दिया जब उसने कहा, नहीं। क्यों? शिवांश को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा संसार गिर गया हो। उसने उसके शब्दों को दिल से लिया और उसके तेज उत्तर से दिल में चोट महसूस की। यह महिला कभी भी किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती थी और हमेशा खुद को दूर रखती थी। शायद उसे अपनी बहन रिया मल्होत्रा से बात करनी चाहिए कि इस जिद्दी महिला में क्या दिक्कत है। लेकिन रिया की आदत को जानते हुए वो शायद तुरंत किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाए और झटपट गलतफहमी बना दे। जब अनन्या ने देखा कि शिवांश का चेहरा गंभीर और गहरा हो गया है, तो वह हंसी रोक नहीं पाए। वो बस मजाक कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसने उसके शब्दों को बहुत गंभीरता से लिया। ठीक है, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, उसने फिर से चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान इतनी सटीक थी कि शिवांश ने इसे फिर से दिल से ले लिया। शिवांश का चेहरा और गंभीर हो गया और फिर उसने लगभग आंखें घुमाई जब अनन्या ने उसका कलाई खींचा। उसने उसे देखने से इनकार किया और दीवार की ओर गहरी नजर डाली। उसकी नजर इतनी तीव्र थी कि अनन्या डर गई कि दीवार फट न जाए। गुस्सा मत हो, ये सिर्फ मजाक था। जाहिर है मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ खाना खाओ, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। उसकी आवाज अब गर्म और मधुर थी, जैसे गर्मियों का दिन। शिवांश ने चौंक कर मुड़कर देखा। ये पहली बार था जब उसने उसके साथ मजाक किया। मजाक करने का मतलब था कि वो कम से कम उसे दोस्त मानती है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मेरे साथ खाने का सम्मान देना चाहिए। शिवांश ने खुशी महसूस की और उसने अपने मन को हल्का करने के लिए उसे चिढ़ाया। अनन्या ने उसकी बातें सुनकर आंखें घुमाई, लेकिन चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई। उसने पास की कुर्सी खींची और शिवांश के बगल में बैठ गई। कमरे के कोने में खड़ी टीना और नौकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी अपने कठोर मालिक को इतना गर्मजोशी से हंसते और मजाक करते नहीं देखा था। अनन्या के सामने शिवांश पूरी तरह अलग आदमी लग रहा था। पुराना बटलर, जो शिवांश का बचपन से देखभाल कर रहा था, अपने चेहरे पर झुर्रियों को उठाकर यह खूबसूरत दृश्य देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके मालिक की खुशी में यह महिला बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद अनन्या सिर्फ सोना पाने वाली औरत है, जिसने अपने चालाकी से मालिक को प्रभावित किया। लेकिन अब उसने उसे अलग नजर से देखा। पुराने बटलर को पता था कि शिवांश भले ही बुद्धिमान हो, अच्छे और बुरे में फर्क कर लेगा। सुबह उसे घर से नहीं निकाला, इसका मतलब था कि यह महिला उसके लिए बहुत खास है, शायद भविष्य की मैडम मल्होत्रा। चैप्टर 52 ब्रोकन एलूम। जब दोनों ने खाना खत्म किया, शिवांश मल्होत्रा तैयार हो रहे थे कि अनन्या ओब्रॉय को घर छोड़ दे। लेकिन पहले उन्हें खुद तैयार होना था, इसलिए अनन्या उनके लिविंग रूम में इंतजार कर रही थी। प्लस सोफे पर पैर क्रॉस किए बैठी वो अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने अपना पर्स शिवांश के कमरे में छोड़ दिया था।
उसने तय किया कि वो उनके कमरे में जाकर अपना पर्स ले आएगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो खो गई है। चिढ़ते हुए उसने पीछे मुड़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो और ज्यादा उलझती गई। आसपास उसने देखा कि कोई भी वहां नहीं था। उसे याद आया कि जब वो पहले किचन की ओर जा रही थी तब भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया था, और केवल तभी लोग दिखाई दिए जब शिवांश ने उन्हें बुलाया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने अनिच्छा से तय किया कि वो शिवांश को मैसेज करेगी और सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम की ओर चली गई। हालांकि उसने कहा था कि वो उनका नंबर डिलीट कर देगी, उसने ऐसा नहीं किया। चाहे वो उस समय कितना भी गुस्से में थी, उसे पता था कि इस आदमी से संपर्क खोना मूर्खता होगी। जितना भी उसे स्वीकार करना नापसंद था, वो बेहद उपयोगी था। फोन निकालते हुए वो केवल अपने फोन पर ध्यान देती हुई चल रही थी, और इसके चलते उसने सामने से आ रहे किसी व्यक्ति को नहीं देखा। अचानक वो एक नौकर से टकरा गई। कुछ ही सेकंड में प्लेट्स हवा में उड़ गई और टूटने की आवाज गूंजने लगी। प्लेट्स में बचा खाना टीने के कपड़े पर गिर गया। उसके ड्रेस को दाग लगा। इतनी तेज आवाज ने कई नौकरों का ध्यान खींच लिया। जब अनन्या ने देखा कि यह टीना थी, उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह एक साजिश है। आखिर क्यों कोई अनुभवी नौकर सुबह के नाश्ते की गंदी प्लेट्स लिविंग रूम की ओर ले जाएगा, जबकि किचन बिल्कुल पास में है? फिर भी उसने सभ्य रहने का फैसला किया। वो जानती थी कि यह उसकी भी गलती थी कि उसने देखा ही नहीं कि वो कहाँ चल रही है। ये लो, मैं मदद करती हूँ। नहीं धन्यवाद, टीना ने गुस्से में कहा। टकराने के दौरान उसने संतुलन गड़बड़ कर लिया, लेकिन सौभाग्य से वो टूटे प्लेट्स पर नहीं गिरी। उसकी असली योजना थी कि सब कुछ अनन्या पर गिरा दे, न कि उल्टा। लेकिन किसने सोचा था कि वो खुद इस पूरे हादसे से बिल्कुल साफ सुथरी निकल जाएगी। अपनी गंदी हुई यूनिफॉर्म को देखकर टीने का खून उबल रहा था। ये यूनिफॉर्म ड्राई क्लीनर से नई आई थी। वो शिवांश को प्रभावित करना चाहती थी, इसलिए उसने ये यूनिफॉर्म अन्य नौकरों की तरह नहीं धोई, बल्कि खासतौर पर ड्राई क्लीन कराई थी। लेकिन उसने अपना गुस्सा अलग रखा। वो यहाँ पीड़ित बनने और अपनी कीमती विरासत को बलिदान करने की योजना बना रही थी। मेरा ब्रेसलेट, टीने चिल्लाई। उसकी नजर टूटे हुए ब्रेसलेट पर पड़ी, जिसके टुकड़े बचा खाने के साथ फर्श पर बिखरे हुए थे। कुछ नौकर काम रोककर इस हंगामे की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि टीना एक स्पष्ट पीड़ित जैसी लग रही थी। टूटे हुए ब्रेसलेट और गंदी हालत के साथ उसने जोर जोर से चिल्लाकर अपने पक्ष में अन्य नौकरों को खींच लिया। अनन्या शुरुआत में माफी मांगने वाली थी, लेकिन अब वो टीने की जानबूझकर ध्यान आकर्षित करने की हरकत पर गुस्सा महसूस करने लगी। क्या ये शिया मेंगशी के साथ उसके किए कर्मों का कर्म था? साफ सफाई का खर्च कितना है? मैं भुगतान कर दूंगी, और तुम्हारे टूटे हुए ब्रेसलेट के लिए अगर तुम बाकी टुकड़े इकट्ठा कर सको तो मैं किसी को इसे ठीक करने के लिए कह दूंगी। अनन्या ने सोचा कि वो पहले से ही काफी दयालु हो रही थी। क्या तुम्हें लगता है पैसे से यह ठीक हो जाएगा? तुमने मेरी दादी की पारंपरिक विरासत को तोड़ दिया। टीने की आवाज जानबूझकर टूटने लगी। अपनी मृत दादी के गहनों का इस्तेमाल करके उसने आसानी से रोने और दर्द दिखाने की कोशिश की। अनन्या ने अपने होंठ दबा लिए। माथे पर हल्की शिकन आ गई। किसी तरह उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी वही तरीका इस्तेमाल कर रही हो जैसे शिवांश करता। जब उसने देखा कि नौकरों की भीड़ बढ़ रही है, तो उसने सोचा कि इसे अलग जगह पर संभालना बेहतर होगा। मैं इतना बड़ा नाटक नहीं करना चाहती। चलो इसे प्राइवेट में बात करते हैं। तुम इन कपड़ों को बदल लो, और प्राइवेट में, ताकि तुम मुझे चुप कराने के लिए गुप्त रूप से पैसे दे सको। पैसे से मर चुके को वापस नहीं ला सकते और पीढ़ियों से चली आ रही चीज को ठीक नहीं कर सकते। टीना लगातार अनन्या को बुरा दिखाने की कोशिश कर रही थी। नौकर पहले टीना से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो हमेशा अपनी स्थिति का दिखावा करती थी, लेकिन अब वे उसकी चाल में फंस गए थे। कई नौकर सामान्य पृष्ठभूमि से थे और वे भी उस सोच से नाखुश थे कि पैसे ही हर समस्या का हल है। अधिकांश को अपने दादा दादी का सम्मान करना सिखाया गया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि पारिवारिक विरासत अनन्या की लापरवाही से टूट गई, तो उन्होंने उसकी ओर उंगलियां उठाई। अनन्या ने टीना के शब्दों पर अपनी आंखें तंग कर लीं। ये समझ से परे था कि इतनी मूर्ख नौकरानी उसकी धैर्य परीक्षा ले रही थी। उसके कंधे पर बैठे शैतान ने फुसफुसाया कि टीना पर पलटवार करने का समय आ गया है। नौकर अनन्या के बारे में फुसफुसा रहे थे। ये तो बस एक और अमीर औरत है जो सोचती है कि वो मास्टर के दिल में जगह बना सकती है। देखो कितना बेखौफ है। मुझे टीना पर दया आ रही है। सुना है ब्रेसलेट उसके लिए बहुत कीमती था। शर्म की बात है कि यह महिला सोचती है कि पैसे से सब ठीक हो जाएगा। टीना मिडिल क्लास परिवार से है, उसके लिए पैसे कोई मुद्दा नहीं है। कितनी अभद्रता। उम्मीद है कि वो हमारी भविष्य की मैडम नहीं बनेगी। हाँ, मुझे संदेह है कि मास्टर किसी ऐसे गुस्सैल स्वभाव वाली महिला पर ध्यान देंगे। विस्पर्स धीमी थी, लेकिन अनन्या के कान उन दिनों की आदत से तेज थे जब वो गॉसिप सुनती थी। एक महिला जो कभी समाज की शैतानों पर राज करती थी। उसकी जासूसी की कला परिपूर्ण थी, और यही तरीका था जिससे वो हमेशा दूसरों को नियंत्रित करती थी, उनके सबसे गहरे रहस्यों को जानकर। चैप्टर 53 यू डोंट नो हु यू आर मेसिंग विद। अनन्या ओब्रॉय ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसे पता था कि इन लोगों से बहस करना व्यर्थ है। उसने टीना पर ध्यान केंद्रित किया।
जो अभी भी फर्श पर बैठी हुई थी और उठने से इनकार कर रही थी। मैं ये स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही थी ताकि कोई समाधान निकले, लेकिन लगता है तुम्हारा मकसद यह नहीं था। तुम बस नाटक करना चाहती थी और अब तुम्हें वो मिल गया। अनन्या की आंखें इकट्ठे नौकरों की आलोचनात्मक नजरों पर पड़ी। क्या इन्हें ये करने के अलावा कोई काम नहीं था? मेरे पास तुम्हारे डेमसेल इन डिस्ट्रेस एक्ट में उलझने का समय नहीं है। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे भयानक अभिनय के लिए ऑस्कर नहीं मिलेगा। या तो तुम मेरे साथ प्राइवेट में आओ ताकि हम समाधान निकाल सकें, या फर्श पर बैठकर बच्चे की तरह रोती रहो। मुझे दोनों में से कोई भी विकल्प चलेगा, लेकिन झूठे आरोप लगाकर मेरी इज्जत मत गिराना। अनन्या ने नौकरों की सांसें सुनी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। तुम एक बड़ी महिला हो, तुम्हारी टांगें पूरी तरह काम कर रही है। उठो और फर्श पर रोना बंद करो। ये बेकार है। उसने टीना की ओर तीखी नजरों से देखा। अगर नजरों से हत्या हो सकती तो टीना का नाम इतिहास में लिखा जा चुका होता। तुम सही कह रही हो। मैं बस एक और अमीर औरत हूं जो सोचती है कि पैसे से उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। टीना अंदर ही अंदर खुश थी। उसे अच्छा लग रहा था कि अनन्या आखिरकार उसके जाल में फंस गई। उसकी अहंकार को चोट पहुंची थी, लेकिन उसे पता था कि यह बात जल्द ही शिवांश मल्होत्रा तक पहुंच जाएगी। अनन्या टीना की ओर धीरे धीरे बढ़ी। उसके हर कदम की आवाज फर्श पर गूंज रही थी, जैसे छोटे छोटे आतिशबाजी के क्लिक जो अंततः विस्फोट का संकेत दे रहे हों। उसका डरावना और प्रभुत्वपूर्ण अंदाज हर किसी के लिए स्पष्ट था। अनन्या झुककर टीना से धीरे से बोली, ताकि कोई और उनकी बातचीत न सुन सके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये छोटा सा नाटक शिवांश को दया में डाल देगा, तो फिर से सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही व्हाइट लोट्स का रोल निभा सकती हो? उसकी हंसी टीना को जड़ में जमा कर रही थी। जो खतरनाक और शक्तिशाली माहौल केवल वर्षों की ट्रेनिंग और परिवार की दबंगता से आता है, वो अनन्या के हल्के से हंसने पर सब पर महसूस हो गया। टीना में डर के संकेत चमके, लेकिन उसने सोचा कि अभी भी उसके पास बढ़त है। ओह छोटी बच्ची, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे उलझ रही हो, अनन्या ने फुसफुसाया और टीना की यूनिफॉर्म के सफेद धागों को घुमाया। अनन्या ने तुरंत महसूस किया कि यह यूनिफॉर्म विशेष रूप से बदलवाई गई थी। यह अन्य उच्च स्तरीय नौकरों की तरह दिखती थी, लेकिन एक जोरदार खिंचाव में खुल सकती थी। टीना ने इसे कमजोर और नाजुक बनवाया था ताकि किसी भी समय शिवांश तक आसान पहुंच बन सके। इससे पहले कि मैं अपना धैर्य खो दूं, मैं सुझाव देती हूं कि तुम उठो और सभ्य इंसान की तरह व्यवहार करो। टीना का गुस्सा अनन्या की आत्मविश्वासी बातों से और बढ़ गया। तुम बुरी औरत हो, मैं शिवांश से शिकायत करूंगी। अनन्या ने मजाकिया लहजे में उसे बीच में रोक दिया। शिवांश, मुझे नहीं पता था कि नौकर तुम्हारे नियोक्ताओं के इतने करीब हो सकते हैं। और तुम्हारा मालिक किसका पक्ष लेगा? उस महिला का जिस पर वो जिद्दी मक्खी की तरह ध्यान देता है, या किसी महत्वहीन नौकर का? मेरे हाथ को स्वीकार करो और उठो। अगर अभी तुम समझदारी दिखाओगी तो मैं उदार होकर तुम्हारी कल्पना की गई भयानक अमीर महिला वाली छवि निभाऊंगी। मैं तुम्हारे ड्रेस और ब्रेसलेट के लिए तुम्हें कुछ मिलियन दे दूंगी। टीना की इच्छा अनन्या को नीचा दिखाने की और भी तेज हो गई। उसकी आंतरिक आग अनन्या की चुनौतीपूर्ण बातें सुनकर और भड़क गई। कुछ मिलियन? हाँ, अगर मैं शिवांश से शादी करूंगी तो कुछ मिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसे मैं टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसा कि वादा किया गया था। अनन्या ने टीना को अपना हाथ बढ़ाया। नौकर जो यहाँ गॉसिप करने के लिए जमा हुए थे, वे नए थे और हाल ही में काम करना शुरू किए थे, इसलिए वे तुरंत इस हलचल की ओर खींचे चले आए। जो लोग लंबे समय से शिवांश के लिए काम कर रहे थे, वे जानते थे कि इस घर में कैसे जीवित रहना है। अपनी बातों पर ध्यान दें और अपने काम को अच्छे से करें। शिवांश उन्हें उदारता से पुरस्कृत करता है। टीना ने ऐसा दिखाया कि वो अनन्या का हाथ स्वीकार कर रही है। जब वो उठने वाली थी, उसने जानबूझकर दर्द जताया और चीखी, आह मेरी टखने, उसने कहा और अनन्या को फर्श पर खींच लिया। अनन्या ने खुद को गिरने से बचाने की कोशिश की, लेकिन टीना ने जबरदस्ती उसे फर्श पर खींच लिया। पर अनन्या गिरते हुए अपने घुटनों के बल जोर से फर्श पर लगी। तो यह उसका खेल है, ठीक है, मैं इसे खेलूंगी, अनन्या ने मन में सोचा। उसने शिवांश की पहचान वाली आकृति को करीब आते देखा और जानबूझकर दर्द के साथ चिल्लाए। उसके घुटनों में वाकई दर्द था, इसलिए यह आवाज निकालना कठिन नहीं था। अब वो जानती थी कि योजना शुरू करने का सही समय आ गया है। चैप्टर 54 योजनाओं की महारानी टीना, शिवांश मल्होत्रा की नौकरानी, ने सोचा भी नहीं था कि अनन्या ओब्रॉय को खींचने की वजह से उसकी इतनी चोट लग जाएगी कि अनन्या की आंखों में दर्द और आंसू आ जाएं। देखते ही देखते जो नौकर नौकरानी वहां खड़े थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि किसके लिए सहानुभूति जताएं। अंततः उन्होंने टीना के पक्ष में झुकाव दिखाया। भले ही वो कभी लोकप्रिय ना हो, लेकिन वो उन्हें परिचित लगी। अनन्या दूसरी ओर उनके लिए बस एक अमीर लड़की लग रही थी। उन्होंने सोचा, इतने पैसे वाली लड़की, बस अमीर लोगों में से एक और, खुद की कमाए? हाँ, शायद कभी नहीं। उसे उसके कब्जों पर दाग मिला। सही ही हुआ, इतने अमीर लोग हमें बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। इन्हें सबक सिखाना चाहिए। काश उसके घुटने हमेशा के लिए खराब हो जाएं। टीना की शरारत ने नई नौकरों के दिलों में ईर्ष्या की आग जला दी।
वे भूल गए कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। शिवांश मल्होत्रा के घर में काम करने वाले ज्यादातर लोग जानते थे कि इस घर में जिंदा रहना है तो अपने मालिक का ध्यान रखना जरूरी है। टीना, क्या तुम्हारा टखना ठीक है? क्या दर्द हो रहा है? एक महिला ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। टीना ने उस हाथ को पकड़कर जैसे दर्द में रोने का नाटक किया। अनुभवी नौकर, जिन्होंने हाल ही में देखी घटना की रिपोर्ट करने की योजना बनाई, तुरंत शिवांश मल्होत्रा को सूचित कर दी। और तभी लंबे जोरदार कदमों की आवाज गूंजी। अनन्या की ओर देखते ही शिवांश मल्होत्रा की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। हाल ही में उन्होंने अनन्या को इतने बार देखा था कि अब उनके होठों पर हल्की मुस्कान भी उनके दर्द को प्रकट कर देती थी। अनन्या को पता था कि उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया है। वो जमीन पर बैठी, अपने घुटनों को थामे और उनके कदमों की आवाज सुनते हुए तैयार थी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए। शिवांश मल्होत्रा पूरी तरह से आकर्षक और सुरुचिपूर्ण सफेद शर्ट और ब्लेजर में चमकते हुए कमरे में दाखिल हुए। उनकी आंखों में सख्त परवाह और गहरी चिंता साफ झलक रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? उनका स्वर इतना गंभीर था कि हर कोई घुटनों के बल बैठ गया। सभी नौकरों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। नमस्ते मास्टर शिवांश। शिवांश ने उन्हें अनदेखा करते हुए नजदीकी दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। टीना की मासूमियत भरी आवाज और नकली आंसू उनकी आंखों में चमक लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे देखा ही नहीं। उनकी नजर सीधे अनन्या पर टिक गई। तुम ठीक हो? उन्होंने कठोर लेकिन परवाह भरे स्वर में पूछा। अनन्या ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कुछ नहीं हुआ। उनके इस संकोच ने शिवांश के दिल को और जोर से झकझोर दिया। वो महसूस कर सकते थे कि यह लड़की कितनी कीमती और नाजुक है। अनन्या जानती थी कि उसने सही समय पर सही खेल खेला है। उसने खुद को संयमित रखा ताकि शिवांश का गुस्सा टीना पर जाए और वो असली योजना को पहचान सके। टीना का सपना अनन्या को बदनाम करना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। शिवांश मल्होत्रा की नजरें उनके गुस्से और परवाह से भरी बस अनन्या पर टिक गईं। अनन्या ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचा, यही है असली खेल। टीना, असली मास्टर शिफ्ट हो गया। चैप्टर 55 राख में जला दो। कहाँ दर्द हो रहा है? शिवांश मल्होत्रा ने धीरे से पूछा। उनकी आवाज इतनी मोहक और दयालु थी कि अनन्या ओब्रोय कुछ पल के लिए खुद को खोसी गई। उन्होंने महसूस किया कि यदि वो खुद खड़े नहीं हो पा रही थी तो निश्चित ही कुछ हुआ होगा। उनकी नर्म आवाज के बावजूद अनन्या के मन में सवालों का तूफान उठ गया। जब वो पहली बार वहां पहुंचे थे तो उनके चारों ओर खतरनाक गुस्से की आभा फैली हुई थी, लेकिन अब वही व्यक्ति इतनी सावधानी से पूछ रहा था कि क्या उन्हें चोट लगी है। अनन्या ने सोचा कि शायद उन्होंने जानबूझकर अपना गुस्सा छिपा लिया है ताकि इतने लोगों के सामने फूट न पड़े, भले ही वे उनके नौकर हों। उनकी प्रतिष्ठा पर किसी अफवाह का असर नहीं पड़ना चाहिए। अनन्या की अपनी प्रतिष्ठा पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। वो किसी और की बर्बादी नहीं चाहती थी। अनन्या अपनी आंखों को झुकाकर चुप बैठ गई। उनके मौन व्यवहार ने शिवांश के गुस्से को और भड़काया। उन्होंने सोचा कि दोस्त के तौर पर वो उनसे अपनी बात साझा करेगी, लेकिन वो फिर भी दूरी बनाए हुई थी। शिवांश ने सोचा कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे 2 कदम पीछे चले गए। गुस्से और हताशा को नियंत्रित करते हुए उन्होंने ध्यान टीना की ओर मोड़ा। टीना की उम्मीद भरी आंखें तुरंत उनके सामने चमक उठी। टीना, है ना? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा, आसपास फैली गंदगी और बिखरे बर्तनों को देखते हुए। हाँ हाँ, टीना हकलाए। तुम्हें निकाल दिया गया है। उन्होंने उठकर बूढ़े बटले की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी चीजें ले जाकर जला दो। सुनिश्चित करो कि वो उस यूनिफॉर्म के बिना घर से निकले। मुझे परवाह नहीं अगर उसे नग्न होकर बाहर जाना पड़े। इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। बटलर ने तुरंत आदेश मान लिया। हाँ सर। बिना कोई जवाब दिए बटलर ने टीना को उठाया। वो उनके आदेशों से इतना डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुको मास्टर शिवांश, मैं माफी मांगती हूँ। मेरी गलती थी। टीना ने चीखते हुए उनके हाथ को पकड़ा। वो डर गई थी कि वो अपनी नौकरी खो देगी और साथ ही अपने मालिक के दिल में अपनी जगह भी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि फिर ऐसा नहीं होगा। लेकिन बटलर की शक्ति के आगे उसकी कोशिशें बेअसर थीं। बटलर का शरीर भले ही बूढ़ा लग रहा था, लेकिन जवान दिनों में वो सेना द्वारा प्रशिक्षित एक शक्तिशाली व्यक्ति था। टीना ने शिवांश के पैर को पकड़कर आखिरी प्रयास किया, लेकिन उसकी यह हरकत सिर्फ उसकी असफलता को बढ़ा रही थी। अनन्या ने शांत भाव से देखा। उन्हें टीना या उन नौकरों के लिए किसी प्रकार की दया महसूस नहीं हुई। अगर वही स्थिति कोई मासूम लड़की जैसे इरा शर्मा होती तो शायद वे उनकी मदद के लिए खड़ी होती, लेकिन अनन्या वो निर्दयी और चालाक महिला थी जो जानती थी कि ऐसे लोग अपनी लापरवाही से कितनी तबाही मचा सकते हैं। शिवांश ने देखा कि अनन्या ने कोई भी गलती न मानते हुए स्थिर और आत्मविश्वासी मुद्रा बनाई हुई थी। यह उन्हें पसंद आया। उन्होंने बटलर की ओर इशारा किया और सभी नई नौकरों को तुरंत घर से निकालने का आदेश दिया। जो भी इस नाटक को देखकर कुछ नहीं किया, उन्हें भी निकाल दो। और याद रहे, ये सब अनन्या ओब्रोय की प्रतिष्ठा के खिलाफ किया गया था। अनन्या ने अपने हाथ शिवांश के हाथ में लेकर उनकी मदद स्वीकार की। वो अब तैयार थी अपने दिल की बात खोलने के लिए। शिवांश ने देखा कि अनन्या की
आत्मविश्वास और हिम्मत उसके चरित्र को और भी मजबूत बनाती है। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की, जो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सक्षम और दूरदर्शी भी है, भविष्य में शक्तिशाली घराने की प्रमुख बन सकती है। अनन्या की आंखों में अब हल्की मुस्कान थी और शिवांश के गुस्से में छुपा हुआ स्नेह उसके लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। फर्श पर बिखरी यादों, टूटी हुई झुमके की चमक और जलती हुई गलतियां, सब कुछ अब एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे। दोनों की आंखों में चुपचाप उभरती भावना को सब देख सकते थे, बस अनन्या और शिवांश को छोड़कर। चैप्टर 56 हवा में। सुअ फेंकना। अनन्या ओब्रॉय ने शिवांश मल्होत्रा की बढ़ी हुई हाथ को देखा और भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए खुद उठने की कोशिश की, लेकिन तेज दर्द ने उन्हें फिर से फर्श पर गिरा दिया। एक जोरदार हम्फ की आवाज निकली और उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। शिवांश ने उनके जिद्दीपन पर एक लंबी सांस छोड़ी। बचकानी हरकत मत करो। उन्होंने तस्क की आवाज निकाली और धीरे से झुककर उन्हें उठाया। मैं खुद चल सकती हूँ, हाँ, और सुअ उड़ सकता है। उन्होंने उनकी बचकानी बहाने पर आंखें घुमाई। वो उन्हें बाथरूम ले जा रहे थे ताकि वो ताज़ा हो सके और दूसरे कपड़े पहन सके। अगर आप हवा में सुअ फेंकोगे तो वो उड़ सकता है, अनन्या ने बचकानी शैली में जवाब दिया और अपने हाथों को क्रॉस कर लिया, हार मानने से इनकार करते हुए। हालांकि वो उनके क्रियाकलापों से असहज दिख रही थी, पर भीतर ही भीतर उन्हें यह अनुभव अच्छा लग रहा था। शिवांश का पकड़ना मजबूत और फिर भी नर्म था, जिससे अनन्या ने अपने आप को सुरक्षित और प्यारी महसूस किया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो महिलाओं को बाहों में उठाने में निपुण नहीं है। वो उन्हें थोड़ा ऊंचा उठाए हुए थे, जिससे उनका सिर उनके कंधों के पास था बजाय उनके सीने के। यह अनजानपन और उनकी सुरक्षा की भावना को और बढ़ा रहा था। शिवांश के होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो हर बार जो भी कर रहे थे, उस पर अनन्या हमेशा मुंह से विरोध करती, लेकिन शरीर से सहमति देती थी। बहस के दौरान भी उनका सिर कंधे पर आराम से टिक गया था, गाल हल्के से दबे हुए थे। उन्होंने उन्हें सीधे बाथरूम में बैठाया। बड़े बाथटब के किनारे तौलिए वहां है और बाथ प्रोडक्ट्स वहां। उन्होंने सोचा कि महिला प्रोडक्ट्स उन्हें दे या नहीं, लेकिन किसी गलतफहमी से बचने के लिए नहीं दिए। सोचे अगर वो उन्हें महिला प्रोडक्ट्स देते और अनन्या सोचती कि वो अक्सर महिलाओं को घर में बुलाते हैं। हाँ, उसे ये पसंद था कि अनन्या की खुशबू उसकी हो। साफ हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े भेज दूंगा। जब तैयार हो जाओ, बस दीवार पर इस बटन को दबाओ। मैं आ जाऊंगा। उन्होंने बाथरूम के पास के चांदी के बटन की ओर इशारा किया। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। वो जल्दी से गंदे कपड़े बदलना चाहती थी, इसलिए और सवाल नहीं किए। शिवांश के चले जाने के बाद उन्होंने अपने कपड़े उतारे। घुटने अभी भी दर्द कर रहे थे, लेकिन पहले जितना नहीं। वे खुश थी कि घुटने टूटे नहीं थे, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहाने के बाद उन्होंने तौलिया उठाया। घुटने अभी भी थरथरा रहे थे, इसलिए दीवार का सहारा लेकर तौलिए की ओर बढ़ी। तौलिया पर्याप्त लंबा था, जिससे कपड़े को ढकने में मदद मिली। बाथरूम से बाहर निकलते ही उन्होंने बिस्तर पर तह किए कपड़े देखे। कपड़े उठाए और सोफे की ओर गई। जैसा उन्होंने सोचा था, ये फिर से रिया मल्होत्रा, यांग रुकीन के कपड़े थे। अनन्या ने राहत की सांस ली। शिवांश के बाथरूम में सिर्फ पुरुष प्रोडक्ट्स थे और उनके घर में अनजान महिलाओं के कपड़े नहीं थे। यह एक अच्छा संकेत था कि वो किसी अजनबी को रात भर घर में नहीं बुलाते। अनन्या ने हल्के नीले कपड़े को छूते हुए उनकी नरमी और हल्कापन महसूस किया। इसका डिजाइन उनकी काया पर अच्छे से फिट था। यह उन लोगों का काम नहीं था जिनका इरादा उन्हें बेइज्जत करना था। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और अपने पस को ढूंढना शुरू किया। वो बाथरूम के बटन को भूल गई। कुछ मिनट बाद उन्होंने आखिरकार सोफे के पीछे पस देखा। खुशी से उन्होंने उसे उठाया और जैसे दिखावा किया कि संदेश भेज रही है, पर वास्तव में उन्होंने शिवांश की मौजूदगी नोट कर ली थी। शिवांश ने उनकी मुस्कान देखी और दिल थम गया। पहले नाश्ते के समय उनकी हंसी के साथ तुलना की और यह संगीत की तरह लगी। उनके दिल को असली खुशी मिली। अनन्या ने अचानक फोन दिखाने का नाटक करते हुए कहा, भू। शिवांश का रिएक्शन बोरिंग था। सिर्फ इस तरह मुझे डराया नहीं जा सकता, उन्होंने हंसते हुए कहा। अनन्या ने भौहें चढ़ाई। मजाक नहीं है, मुझे हंसना चाहिए। शिवांश ने उनके छोटे झगड़ालू व्यवहार पर प्यार महसूस किया। उन्होंने उनके सिर पर हल्का थपथपाया जैसे गुस्से वाले बिल्ली को प्यार कर रहे हों। अनन्या ने उनका हाथ मारा। हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। घुटने अभी भी दर्द कर रहे हैं? उन्होंने झुककर देखा। अनन्या ने चौंकते हुए कहा, अब ज्यादा नहीं। शिवांश ने हल्के से क्रीम लगाई। अनन्या के शरीर में बिजली सी दौड़ी। तुम जानते हो, ये पहली बार है जब तुम मेरे छूने के खिलाफ नहीं लड़ रही। उन्होंने चुटकी ली। इतना आदी मत हो जाओ। अनन्या ने आंखें झुकी। शिवांश मुस्कुराए। मैं मानता हूं, अब तुम्हें इसका आदी होना चाहिए। अनन्या के छोटे छोटे हावभाव ने उनके दिल में उम्मीद जगाई। अच्छा, उन्होंने सोचा। उनकी दोस्ती 4 कदम आगे बढ़ चुकी थी, पीछे नहीं। चैप्टर 57 परिवार का नाम। मरहम लगाकर अनन्या ओब्रॉय ने अपने घुटनों की चोट ठीक से जांची और यह पक्का किया कि कहीं और कोई चोट नहीं लगी है। अब शिवांश मल्होत्रा ने उसे कार में बैठा लिया और घर छोड़ने के लिए
निकल पड़े। अनन्या ने जोर देकर कहा कि वो कार से एक ब्लॉक पहले ही उतर जाएगी। उसे ये पसंद नहीं था कि इतने महंगे और शाही कार से उतरते ही लोग उसकी पहचान जान लें और उसकी पर्सनल लाइफ पर बातें करें। वो शांति से रहना चाहती थी, जहां कोई उसके नाम और प्रतिष्ठा के पीछे न पड़े। शिवांश पहले थोड़े अनिच्छुक थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने कार से उतरकर यह सुनिश्चित किया कि अनन्या निजी लिफ्ट में सुरक्षित पहुंच जाए। अगर अनन्या इतनी जिद्दी नहीं होती तो वो खुद उसके फ्लैट तक उसके साथ जाता। उसकी आंखों में चिंता और सुरक्षा की मिश्रित भावना स्पष्ट थी। जैसे ही अनन्या ने अपना पर्स टेबल पर रखा, दरवाजे पर लगे इंटरकॉम टैबलेट से संदेश आया। उसने टैबलेट उठाया और सामने से आवाज सुनी। गुड आफ्टरनून मैम, आपके माता पिता प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। लॉबी में रिसेप्शनिस्ट और हमेशा ग्रीट करने वाली लिफ्ट होस्टेस ठंडी और कठोर चेहरे लिए खड़े थे। उन्होंने अनन्या के माता पिता और छोटी बहन की ओर देखा, पर कोई भाव नहीं दिखाया। अनन्या के पिता अखिलेश ओब्रॉय, मां सविता ओब्रॉय और छोटी बहन अनिका ओब्रॉय अपनी ठिठकी हुई शालीनता बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश का गुस्सा फूट पड़ा। ये अभिमानी बच्ची, हम उसके माता पिता हैं और उसने हमें अपने घर में प्रवेश से रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बड़बड़ाया। सविता ने शांत करने की कोशिश की। डियर, थोड़ा शांत रहो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अनिका ने भी कहा, पापा बहुत गुस्सा मत करो, आप शांत रहो। लेकिन अनन्या ने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपने माता पिता की ओर ठंडी नजरों से कहा, माता पिता? मुझे लगता है मेरे तो कोई माता पिता नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी और सुनसान थी कि लॉबी में सभी लोग कांप गए। यह आवाज उसकी पहले की शाही और हठी छवि से पूरी तरह अलग थी। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से कहा, माफ कीजिए मैम, मैं इन धोखेबाजों को इमारत से बाहर ले जाने की व्यवस्था करता हूं। लेकिन अखिलेश ने जोर से चिल्लाया, तुम्हारा साहस कैसे हुआ? कैसे तुम मुझे इस तरह बोल सकती हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। अनिका और सविता डर के मारे कांप रहे थे। अखिलेश का गुस्सा इतना भयानक था कि उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अनन्या ने शांति से जवाब दिया, हाँ, शायद मैंने अपना दिमाग खो दिया। खुश हो जाइए कि आपने इसे महसूस किया। सब चौंक गए। उसने अपने पिता को उसके उचित संबोधन के बजाय सिर्फ श्री कहकर बुलाया था। इसके बाद अनन्या ने कहा, स्काई आर्क कॉम्प्लेक्स के नियमों के अनुसार कृपया इन अनजान लोगों को इमारत से बाहर निकाल दें। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। और उसने कॉल खत्म कर दिया इससे पहले कि कोई विरोध कर पाता। अनिका ने पिता का चेहरा देखा, जो अचानक शांत और खौफनाक दिखने लगा। यह वही चेहरा था जो खून की प्यास छिपाता था। अब स्पष्ट हो गया कि उनका गुस्सा और खतरा अंदर से मौजूद था। चैप्टर 58 सलाहकार को ढूंढो। कपूर कॉप मुंबई। सफेद फर्नीचर और स्टील की सजावट वाला विशाल कार्यालय चुप्पा पड़ा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज कभी कभी माहौल तोड़ती। कमरे में एक भी आवाज नहीं थी, पर तनाव और दबाव ऐसा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। डेस्क के सामने खड़ी सचिव मीरा सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखें जमीन पर टिक गई थीं। डर और शर्म उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने खुद को संभाला और उम्मीद की कि उनके बॉस का गुस्सा उस पर नहीं उतरेगा। हमारी प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हुई? कबीर कपूर का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी उंगलियां मेटल की पेन पर इतनी ताकत से दब रही थी कि डर लगने लगा। हाँ, हमने अभी ही ओब्रॉय कॉप से जानकारी पाई है कि मीरा की सांस अटक गई जब एक चीज उनकी ओर फेंकी गई। उन्होंने मुश्किल से उसे टाल लिया, लेकिन उसका चेहरा छूते ही खून बहने लगा। मैंने पूछा, क्यों रिजेक्ट हुई? तुम्हारे रिकॉर्ड की तरह दोहराने के लिए नहीं। कबीर की आवाज गूंज उठी। वो अपना हाथ डेस्क पर जोर से पटकते हुए चिल्लाया। मीरा डर से कांप गई। कबीर का गुस्सा एक जंगली जानवर की तरह था। केवल अनन्या ओब्रॉय मौजूद होने पर ही उसे शांत किया जा सकता था। यही वजह थी कि मीरा ने प्रपोजल भेजने से पहले अनन्या से मदद मांगी थी। प्रपोजल वापस भेजी गई और नोट्स में बताया गया कि क्यों इसे पास नहीं किया गया। कई आइडियाज काट दिए गए और पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग बोर्ड निकाल दो। हाँ सर, मीरा ने तेजी से नोट टाइप किया। अब उस प्रमुख सलाहकार को ढूंढो जिसने सभी प्रपोजल्स ओब्रॉय कॉप के लिए देखा। उनका नाम, पद, पता, सब कुछ पता करो और संपर्क करो। कबीर का खून उबाल रहा था। वो जानता था कि जोरवर ओब्रॉय के कारण ही वो ये जान पाया कि ओब्रॉय कॉप में एक स्वतंत्र टीम है जो केवल जोरवार को रिपोर्ट करती है। मीरा के हाथ कांप रहे थे। यह एक बम की तरह था और एक गलत शब्द भी उसे धमाका कर सकता था। मीरा को पता था कि अनन्या ओब्रॉय कॉप में मौजूद है। हार्वर्ड से लौटते ही उन्होंने कबीर के लिए कंपनी संभालना शुरू कर दिया था। 1 साल तक बिना नींद और आराम के काम करने के बाद उन्होंने कंपनी की नेटवर्थ को आसमान तक पहुंचाया। अनन्या ने हर कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोजल देखा। उनके जाने के बाद विभागों में अराजकता फैल गई। कबीर नए मैनेजर्स लाता रहा, लेकिन जो लोग अनन्या से प्रशिक्षित थे वे छोड़कर चले गए। प्रस्ताव को ठुकराया जाना उनके लिए एक बड़ा झटका था। जब से कबीर ने बिजनेस संभाला, उनके प्लान हमेशा कामयाब रहे, पर पहली बार कोई उन्हें रिजेक्ट कर रहा था। तभी कमरे में दरवाजे की खटखट की आवाज हुई। कौन है? मीरा ने पूछा और दरवाजा खोला। कमरे में एक महिला खड़ी थी।
जिसकी आभा इतनी शांत और आकर्षक थी कि मीरा तुरंत समझ गई कि कबीर क्यों उन्हें पसंद करते हैं। आयरा शर्मा, उनके बाल चेहरा घेरते हुए लहराते थे, आंखें शीतल और होंठ गुलाब जैसे थे। कबीर का मूड पल में बदल गया। प्यारी, यहाँ क्या कर रही हो? बुलाया गया था। आयरा की आवाज कोमल और हल्की थी, जैसे पंख की छू। मीरा दरवाजे पर खड़ी, यह न देखकर कि उन्हें देखकर दिल टूट जाए। इरा और कबीर की जोड़ी की नजाकत और उनके प्यार का एहसास देखकर मीरा का मूड कड़वा हो गया। आखिरकार मीरा ने अपनी नाकामी को दबाकर काम करने के लिए कदम बढ़ाया। चैप्टर 59, बिल्कुल अकेली। मल्होत्रा स्काई आर्क कॉम्प्लेक्स, मुंबई। अखिलेश ओबरॉय खाली काले मॉनिटर की ओर अटक कर देख रहे थे। उनका चेहरा कठोर और अनदेखा था, जिसे उनकी पत्नी और बेटी भी पढ़ नहीं सकती थी। सविता ओबरॉय ने मन ही मन सोचा, क्या यही कारण है कि उनकी बेटी अनन्या ओबरॉय में ऐसे गुण आए? लोग हमेशा अनन्या की तुलना उसके पिता से करते थे। ठंडा चेहरा, गंभीर व्यक्तित्व और निश्चयी आंखें, उनके दोनों में एक जैसी भावनाएं थीं, जो अक्सर उनके गुस्से को छुपा देती थीं। लेकिन कौन जानता था कि अनन्या उन बुरे गुणों को ही अपनाएगी जो उनके माता पिता में थे। मां सविता की शराब पीने की आदतें और पिता अखिलेश की चालाकी। अनन्या की छोटी बहन अनिका ओबरॉय अपनी मां की सुंदरता और पिता का आत्मविश्वास दोनों दर्शाती थी। जबकि अनन्या ने कुछ भी अच्छा नहीं पाया। सविता अब अपने पति के ठंडे चेहरे को और सहन नहीं कर सकती थी। वो कभी कभी इतने पढ़े लिखे लगते कि डर लगता कि कोई बुरा दृश्य घट सकता है। उसने उनके पास झुककर पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, अखिलेश ओबरॉय ने तुरंत जवाब दिया और अपनी नजर इमारत के प्रवेश द्वार पर टिका दी। अनिका ओबरॉय अपने पिता के चेहरे की अभिव्यक्ति समझ रही थी। दूसरों को ऐसा लगता कि वह दोनों माता पिता का प्यार एफर्टलेसली पाती है, लेकिन ये झूठ था। छोटे उम्र में ही अनिका ने समझ लिया था कि उसके और उसकी बड़ी बहन अनन्या ओबरॉय के साथ कितना भेदभाव है। उस अंतर के बावजूद उनका बचपन कुछ मीठे, चोरी छुपे सिस्टरहुड के पल लेकर भरा था। अनन्या ने अपनी बहन को पियानो सिखाकर उसके लिए अपना प्यार दिखाया। दोनों में पियानो की महारत थी। अनिका ने सोचा कि अब माता पिता का प्यार बराबर होगा, लेकिन यह सिर्फ ख्वाब था। अनिका कई दिनों तक अपने कमरे में बंद होकर रोती रही जब उनके माता पिता ने दोनों की तुलना की। जब अनन्या ने पियानो छोड़ दिया और ओबरॉय परिवार की भविष्य की प्रमुख बनने की ट्रेनिंग शुरू की, तब दोनों के बीच का रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। अनिका को कभी पता नहीं चला कि अनन्या ने पियानो क्यों छोड़ा। उसे यह भी नहीं पता था कि अनन्या कई बार उसकी रोती हुई आवाज सुना करती थी, जब वो अपनी बड़ी बहन जितनी अच्छी नहीं बजा पाती थी। अंदर ही अंदर अनिका को अनन्या से गहरा ईर्ष्याभाव था। उनके बीच गलतफहमी इतनी गहरी थी कि सच सामने भी आ जाए तो अनिका अपनी बड़ी बहन को कभी माफ नहीं कर सकती थी, बिना अनन्या की सुरक्षा के। अनिका को अपने माता पिता की भावनाओं को पढ़ते हुए बड़ा होना पड़ा। उसने जल्दी सीख लिया था कि क्या कहना है और कब कहना है। बचपन में ही उसने ये कला हासिल कर ली थी कि पियानो में दक्ष बनकर माता पिता की पूरी प्रशंसा जीत सके। इसके अलावा उसके माता पिता की आंखों में अपने प्यार का प्रदर्शन करने से उसने अनन्या के साथ और दूरी बना ली। अब अनिका अपने माता पिता की भावनाओं को समझ रही थी। अभी वो देख सकती थी कि उसके पिता के अंदर तूफान उमड़ रहा है। वो जानती थी कि अखिलेश किसी और शर्मनाक दृश्य को नहीं चाहेंगे, लेकिन यह उनके मन में अनन्या को सजा देने की इच्छा को नहीं रोक सकता था। अनिका ओबरॉय ने लिफ्ट के दरवाजे की ओर देखा, जो पास ही दिख रही थी लेकिन इतनी दूर भी। उसने लिफ्ट की जटिल धातु की कारीगरी पर ध्यान दिया और डिजाइनर की सूक्ष्म दृष्टि की तारीफ की। कभी कभी अनिका सोचती थी कि अगर अनन्या पियानो नहीं छोड़ती, या अगर उसने उसे सिखाया होता, तो क्या उसे संगीत का करियर अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता। एक समय था जब अनिका आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, लेकिन यह सपना असंभव था। अगर अनिका अपने माता पिता का प्यार और समर्थन पाना चाहती थी, तो उसे अपने उच्च लक्ष्यों को त्यागना होगा। उसने देखा कि उनके माता पिता अनन्या को जल्दी ही नजरअंदाज कर देते थे। अपनी बेटी मां सविता को दुनिया की प्रसिद्ध पियानो वादिका बनने पर गर्व था और पिता अखिलेश को एक आदर्श बेटी चाहिए थी। अगर अनिका किसी क्षेत्र में जाती जो उसके पिता को केवल पुरुषों के लिए उपयुक्त लगता, तो वो सब कुछ खो देती। अपने माता पिता के अलावा अनिका के पास इस दुनिया में कोई नहीं था। ओबरॉय परिवार में हर कोई अपनी विरासत सुरक्षित करने के लिए साजिश करता, जोरवार ओबरॉय की पसंद जीतने की कोशिश करता और अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाता। अनिका ने कई बार अपने चाचा को अपने पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते देखा। ये लड़ाई और धन की होड़ ओबरॉय परिवार को रहने के लिए बहुत खतरनाक जगह बना देती, और बिना माता पिता की सुरक्षा के अनिका अपने रिश्तेदारों द्वारा कुचली जा सकती थी। यही स्थिति अनन्या के साथ भी थी, लेकिन किस्मत और अपनी कुशलता से अनन्या ने जोरवार ओबरॉय का संरक्षण पाया, जिससे वो लगभग अछूत रही। कड़वाहट से अनिका सोचती थी कि उनके दादा केवल अनन्या और एक अपने भाई बहन को ही पहचानते थे। दोनों बहनों के बीच की दूरी अब अव्यवस्थित और अपूरणीय हो गई थी। छोटी उम्र में अत्यधिक संरक्षण और माता पिता के प्यार में डूबने की वजह से
एनिका ने बाहर की दुनिया में कदम रखने की सोची ही नहीं। परिणामस्वरूप वो समाज के धनी बच्चों के बीच अलग थलग रही। उसकी कुछ जान पहचान थी, लेकिन कोई भी उसे असली मित्र नहीं मानता था। अनन्या ने समाज में अपने प्रभुत्व और नेटवर्क से उसे बाहर रखा। लेकिन फिर इरा शर्मा आए, जो कबीर कपूर की जीवनसाथी बनने की राह पर तेजी से बढ़ रही थी। इरा ने अनिका को अपने सामाजिक दायरे में शामिल किया। आयरा की मदद से एनिका ने नए दोस्त बनाए और जल्दी ही समाज के धनी परिवारों के बीच अपनी जगह बना ली। क्योंकि आयरा के भविष्य में मैडम कपूर बनने की संभावना थी, कई महिलाएं उसके आसपास जमा हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे पहले अनन्या के समय होता था। चैप्टर 60 मैं ठीक हूं मुंबई। अनन्या ओब्रॉय का अपार्टमेंट। अनन्या ओब्रॉय अपने माता पिता से हुई निराशा और गुस्से को भूलने के लिए पियानो में पूरी तरह डूब जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले उसने अनजाने में फ्रिज से कुछ उठाकर पी लिया। बिना सोचे समझे उसने पूरी बोतल खाली कर दी। उस स्वाद की पहचान तुरंत हो गई, मीठा और मोहक, जैसे जहरीला आनंद उसके दिमाग को जकड़ रहा हो। कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग धुंधला हो गया और सोच पाना मुश्किल हो गया। वो अपने पियानो की बेंच पर बैठ गई, जहां वो अक्सर अपने दिल की भावनाएं बयां करती थी। उसने एक की दबाया, फिर 2, 3, और उसके हाथों से एक उदास और मार्मिक संगीत बन गया। अनन्या हमेशा अपनी याददाश्त से बजाती थी, क्योंकि ये धुनें उसे सुरक्षित और परिचित महसूस कराती थी। कुछ भी उसके दर्दनाक अतीत या अनिश्चित भविष्य जैसा नहीं। पूरा लिविंग रूम उसके मार्मिक संगीत की ध्वनि से भर गया। बीच बीच में वो धीरे धीरे कुछ गीत की पंक्तियां गुनगुनाने लगी, जो उसने कुछ महीने पहले सुनी थी। धीरे धीरे गर्मियों की हवा ठंडी सर्दियों में बदल जाती है। गिरे हुए फूल युवावस्था की याद दिलाते हैं। वसंत के फूल राख में बदल जाते हैं। संध्या की रात के नीचे तुम मुझे याद दिलाते हो कि यह आशा का चमकता सितारा हमेशा दूर है, फिर भी पास लगता है। उसकी यादों में एक चमकती हुई महिला आई, जो लोगों की हंसी में घिरी हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें मासूमियत से चमक रही थीं, और उसे यह नहीं पता था कि आने वाला भविष्य उसे कैसे नष्ट करेगा। भीड़ में खड़ी युवा अनन्या ओब्रॉय, जो अभी ईर्ष्या से भ्रष्ट नहीं हुई थी। एक प्यार जैसे आपदा मेरी ओर बहता है, तुम पूरी तरह से तूफान, बारिश और गरज से अछूते रहते हो। फुसफुसाहटें चीख में बदलती हैं, बारिश अनंत आंसुओं में बदल जाती है, फूल राख में बदल जाते हैं, युवावस्था का मीठा प्यार कड़वा हो जाता है। अनन्या ने अपने किशोरावस्था के दिन याद किए, जब कबीर कपूर उसे सिर्फ एक अच्छा मित्र मानते थे। इरा शर्मा के आने से पहले कबीर ने उसे अपने दिल में एक सुरक्षित जगह दी थी। वो याद करती है कैसे कबीर ने अपने हाथ से उसके बालों में एक सफेद फूल रखा था, जो उसे उसकी मासूमियत की याद दिलाता। लेकिन अब वो खुशी भरी याद पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बजाय वही दृश्य था जो वो अक्सर देखती, कबीर कपूर का उसके प्रति ठंडा व्यवहार और उसकी बुरी तरह से हाथ पकड़कर भी मदद मांगना। उसकी किशोरावस्था की महंगी इत्र की बोतल फर्श पर गिरा हुआ, टूटी हुई फूलदान की पानी के साथ मिलकर तीखी गंध छोड़ रही थी। मैं गिरी हुई पंखुड़ियों पर नाचती हूँ, झूठी आशाओं के भ्रम से अंधी होकर। तुम नए के साथ नाचते हो, पुराने को हमेशा छोड़ देते हो। युवा, लेकिन बूढ़ा, अलग और नया, तुम सफेद लिली के बीच में घुलमिल रहे हो। जैसे पंखुड़ियां राख में बदलती हैं, हवा में उठती है। मेरा प्यार भुला हुआ और हल्का, अकेले हवा के साथ बहता है, तुमसे दूर उड़ता है। मेरे प्यार की राख। अनन्या ओब्रॉय पूरे दिन पियानो बजाती रही। उसके हाथ कमजोर और ठंडे पसीने में भीग चुके थे। आखिरकार उसने अपने सिर को पियानो की ठंडी सतह पर टिकाया और खालीपन में गहरी नजर डाली। अपार्टमेंट विशाल था, एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा। परिवार के लिए बने विशाल सोफा, मेहमानों के लिए खाली कमरे, सब कुछ उसे और अकेला महसूस करवा रहा था। अंधेरा डरावना था, अकेलापन दबाव डालने वाला था, और बाहर की झिलमिलाती रोशनी उसे बहुत छोटा महसूस करवा रही थी। उसकी नींद आने ही वाली थी कि अचानक उसके फोन की धुन बज उठी। अनन्या ने झिझकते हुए फोन उठाया। हेलो, उसने धीमे, उदास स्वर में कहा। वो कांच की दीवार की ओर बढ़ी और शहर की रोशनी में झांका, जो जीवन से भरी थी लेकिन अकेलेपन की गंध देती थी। अनन्या, कबीर कपूर की आवाज, हमेशा की तरह ठोस और निर्णायक, उसे उलझा रही थी। उसने फोन देखा कि सच में कबीर ही थे। उसका दिल हल्का धड़क गया। तुम उदास लग रही हो, क्या हुआ? कबीर ने पूछा। उसकी आवाज गर्म और सुखद थी, जैसे गर्म चॉकलेट का स्वाद। कुछ नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो, उसने कहा, पर यह उसे शांत नहीं कर पाया। शिवांश मल्होत्रा अपनी कार में बैठे थे, पैर क्रॉस करके खिड़की से बाहर देख रहे थे। रात के 9 बजे थे और वो अभी ऑफिस से लौट रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अनन्या की आवाज सुबह की जीवंतता जैसी नहीं थी। तुम स्पष्ट रूप से ठीक नहीं लग रही, शिवांश मल्होत्रा ने कहा। उसकी आवाज गंभीर लेकिन चिंता भरी थी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, शहर की झिलमिलाती रोशनी को देखती। उसने उसके शब्दों पर विचार किया। क्या वो वास्तव में ठीक थी? मैं ठीक हूं, उसने कड़क स्वर में कहा, हालांकि उसके अंदर जानती थी कि यह सच नहीं था। उसका गला उस शराब की बोतल को चाहता था, जो उसके मन को भारी उदासी से दूर कर सकती थी। शिवांश मल्होत्रा ने गंभीरता से रोहित से कहा, सीमा से तेज चलाओ, मैं नतीजे संभाल लूंगा।
रोहित चौंके, पर आदेश का पालन किया। कुछ ही सेकंड में वो हाईवे पर कार तेज गति से चला रहे थे, शहर की सड़कों में फिसलते हुए, जैसे किसी पागल रेसर की तरह। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। कहानी को लाइक देना मत भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।